निगमों के एकीकरण पर एमसीडी के कर्मचारी दिखे खुश। आप नेता अतुल गुप्ता ने कहा केंद्र ने हार के डर से लिया फैसला। बीजेपी ने कहा आप निगमों के साथ करती है सौतेला व्यवहार। निगमों के एकीकरण पर बीएस पवार ने कहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला ऑफिस हटाने का। पवार ने कहा अधिकारी अभी थोड़ा कंफ्यूज। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में नहीं आई अटेंडेंस में कोई कमी। बच्चों ने कहा ऑनलाइन पढ़ाई में फिर से होगी दिक्कतें। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया बरत रहे सावधानी। कोरोना के केस बढ़ने के बाद वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच रहे वैक्सीन लगवाने। बूस्टर डोज भी एक दिन में लगाई जा रही 40 से 50। दिलशाद गार्डन में गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान। गंदा पानी पीने से लोगों को हो रही बीमारियां। लोगों ने कहा गंदे पानी से पेट में हो रही बीमारियां। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। तीनों नगर निगमों के एक होने पर मुहर लग चुकी है और ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि तीनों एमसीडी एक होंगी तो उम्मीद है कि हमारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। फंड की कोई कमी नहीं होगी और साथ ही समय पर सैलरी भी मिलेगी। निगमों के एक होने से कर्मचारियों को भी फायदा होगा। आप पार्षद अतुल गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि नगर निगम चुनाव टाले जाएं। बीजेपी 2024 से पहले कोई चुनाव हारना नहीं चाहती, इसलिए यह फैसला लिया गया है। बीजेपी नेता संदीप कपूर ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने निगमों को एकीकरण करने का फैसला लिया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार निगमों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। ये काफी अच्छा फैसला है। चलते अब जैसे तीनों दिल्ली एक हो गई हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को राहत की सांस लेनी पड़ेगी। जैसे अभी हमारी 2 सैलरी हो चुकी हैं तो अभी जैसे आज माहौल बना है तीनों एमसीडी एक का, तो भविष्य में लगता है कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो कच्चे से पक्का करने की हो, चाहे एरियर्स की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे और लाभांश की हो। तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं होता है क्या। तीनों दिल्ली एकीकरण से हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ता था, चाहे तनख्वाह हो, चाहे कच्चों से पक्कों का काम हो, चाहे उनके एरियल बोनस पेंशन, जितने भी कार्य हैं अब केंद्र सरकार के अधीन जा चुकी है। तो हम सरकार से एक ही अपील करेंगे कि जो कार्य हमारे रुके हुए थे अब तीनों एकीकरण होने के बाद ये तुरंत तत्काल प्रभाव से जल्द कर दिया जाए। इससे कहीं न कहीं कर्मचारी का फायदा होगा और जो हमारे रुके लाभांश है वो भी आएंगे और जो भी हमारा जो बकाया एरियल वगैरह वो सब आएंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली की तीनों निगमों को एकीकृत करके एक एकीकृत निगम का जो फैसला लिया है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और दिल्ली की जनता के लिए, निगमों के कर्मचारियों के लिए और निगमों की सेवा पाने वाली जनता के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में शासन कर रही है, लगातार निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही थी, आर्थिक रूप से निगमों को पंगु बनाने की कोशिश थी। अब केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली को साफ सुथरा, स्वच्छ और जो विकास के काम है उन्हें अच्छे से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, दिल्ली के चुनाव टाले जाएं और जो केंद्र सरकार है वो कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहती 2024 से पहले। उसके तहत यह फैसला लिया गया। इस फैसले को 2014 से लेके अब तक कभी भी लिया जा सकता था। 23 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिल्ली के चुनाव अप्रैल के महीने में होंगे। फिर 9 मार्च को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले को बदलकर दिल्ली के चुनाव को रोक दिया? हमें इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है या वह केंद्र के इशारों पर काम करती है?
तीनों नगर निगमों के एकीकरण के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसको देखते हुए हमारी संवाददाता ने ईडीएमसी ऑफिस का जायजा लिया कि क्या ईडीएमसी ऑफिस हटने की तैयारियां हो रही हैं। इस पर स्थायी समिति अध्यक्ष बीएस पवार ने कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारियां चल रही हैं। बस अधिकारी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपनी पोस्ट को लेकर कि कौन कहां किस डिपार्टमेंट में ड्यूटी देगा। ये प्रेडिक्शंस हैं, अभी कोई रिटर्न में कोई लेटर या कुछ आया नहीं सेक्रेटरी ऑफिस में। जो जानकारी है अभी एज इट इज़ स्थिति है, लेकिन तैयारी पूरी है। जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मोहर लगा दी और शायद गजट भी आ चुका है 18 तारीख को, लेकिन अभी ईडीएमसी में कोई नोटिस या कोई लेटर अभी आया नहीं कि वी हैव टू बाइंड अप। लेकिन थोड़ा बहुत हलचल चल रही है, अधिकारियों के बीच में चल रही है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा क्या है, उनका अधिकारियों का अपना रूटीन वर्क है वो चल रहा है। लेकिन एज ए पार्षद के नाते अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और बहुत जल्दी ये सब सामने आ जाएगा। इसमें अड़चन कुछ नहीं, जैसा अप्रैल मास का जो हाउस होना था, ये स्टैंडिंग होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये था कि ट्रिप्लिकेशन के बाद यूनाइटेड हो रही, तो संभवतः कि ये हाउस नहीं हो पा रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है आ जाए। लेकिन रहा सवाल जो डिपार्टमेंट रूटीन वर्क है वो तो चल रहा है। रूटीन वर्क में कोई नहीं, अधिकारी काम कर रहे हैं, जहाँ जिस तरह की परेशानी या पब्लिक ग्रीवेंसेस है सब सुन रहे हैं हम और सब निपटा। अगर सरकार का आदेश ऊपर से आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो नेचुरली सब डिपार्टमेंट को जल्दी जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जल्दी होने पे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती है, तो ये सब अच्छाई के लिए हो रहा है। कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है और एनसीआर के स्कूलों में बच्चे और टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद बच्चों में डर बना हुआ है। लेकिन बच्चे अभी भी स्कूल लगातार आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के स्कूली बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके। बच्चों का कहना है कि स्कूल आने से हमारी पढ़ाई अच्छी हो पाती है और साथ ही बच्चों का ये भी कहना है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू होगी तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि सभी स्कूल पूरी सावधानी बरत रहे हैं और बच्चों की अटेंडेंस में अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है। ऑनलाइन बिल्कुल बेटर है, 100% बेटर है। ऑनलाइन भी ठीक थी, लेकिन ऑफलाइन के कंपैरिजन में बिल्कुल मतलब स्कूल आने में डर तो नहीं लग रहा, बस ये डर लग रहा है कि ऑनलाइन ना हो जाए वापस, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन कम ही हुआ है। बच्चे खुद भी नहीं आना चाहते, क्योंकि फिर अगर केस ज़्यादा राइज हो जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हमें भी कोविड हो जाएगा अगर हम स्कूल आएंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारी कॉन्टैक्ट हमें आएंगे, लाइक काफ़ी सारी सर्फिसेज हम छूते हैं, सो उसकी वजह से ज़्यादा इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस देन टू। डर तो है मैम, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत पीछे चले गए हैं। हमें बहुत उम्मीदें थी जब स्कूल खुले थे, तो हम सोचते थे कि बच्चे आएंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकेंगे, और पिछले 15-20 दिन में जब से बच्चे हमारे पास हैं हम काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं, बच्चों में इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। डर तो है, बट हम अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और हम पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। केसेस की वजह से अटेंडेंस में कोई कमी नहीं है, हम फुल स्ट्रेंथ में रन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, उम्मीद तो है ऐसी, क्योंकि आज ही हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले मेल आई है एक पेरेंट की, जो कहते हैं कि हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। हमने उनको एश्योरेंस दिया है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, हमारे यहाँ पे सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं, हमारे टीचर्स सारी वैक्सीनेटेड हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हमारे सारे वैक्सीनेटेड हैं। तो हमने उनको एश्योरेंस दिया है कि जब तक डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से हमारे पास कोई ऐसी रूल्स रेगुलेशंस नहीं आती हैं, गाइडलाइंस नहीं आती, तब तक हम रन करेंगे। नहीं, हमारे स्कूल में मैम अब तक ऐसा कुछ नहीं है। सारी क्लासेस में रोज़ सुबह एक बार वैसे भी पहले से भी पूछ लिया जाता है बिफोर क्लास। आज जैसे इस क्लास है तो हम रात में ही पता कर लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को कुछ है तो वो वैसे ही नहीं आएगा यहाँ पर। और दूसरी बात, सुबह आके सबसे पहले अगर आपने देखा हो, हम जब घुसते हैं, इवन हम लोग कोई भी, तो हमारा सैनिटाइज़र से और टेम्परेचर करा जाता है, और उसके बाद हम लोग क्लासेस में आके हर बच्चे से दोबारा एक बार पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा कोई केस, इवन उनका नहीं, इवन उनके घर या आसपास के, क्योंकि हमें पहले से ही बता दिया गया उन्हें कि तुम्हारे घर में या आसपास भी कुछ ऐसा हो तो आप लोग नहीं आएंगे। तो हमारे स्कूल में फ़िलहाल अब तक ऐसा कोई केसेस नहीं आया। हाँ मैम, बच्चों को भी डर है और हमें भी है, क्योंकि सभी को अच्छा लग रहा है स्कूल आना, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग रेगुलरिटी मतलब हमारी बनी रहे, क्योंकि अगर घर पे रहते हैं तो बच्चे मतलब उस तरह से एक्टिव नहीं रहते और टीचर्स भी उस तरह से एक्टिव नहीं रहते।
दिल्ली में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। केस बढ़ने के बाद से वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली है और हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल जाकर जायजा लिया तो देखा कि बच्चे भी वैक्सीन लगवाने ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। जहां पहले 20 बच्चों को वैक्सीनेशन एक दिन में होता था, अब बढ़कर 70 से 80 पहुंच चुका है। आपको बता दें कि साथ ही बूस्टर डोज भी 40 से 50 लोग लगवाने रोजाना पहुंच रहे हैं। देखो, उस संख्या में जब कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो अभी जो बच्चे वैक्सीन लगवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, अब वो खुद से आकर के वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं वैक्सीन सेंटर पर। तो पहले की तुलना में जो वैक्सीन की संख्या है वो बढ़ गई है। देखो, अगर हमारे पास बच्चों की अगर संख्या का आकलन किया जाए तो हमारे पास 80-90 तक भी बच्चे पहुंच रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो बूस्टर डोज है उसको मिला करके 30-40 तक अपने पास जा रही है। जो 60+ ईयर के हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको मिला करके तो हमारे पास 50-60 तक संख्या अभी तक पहुंच रही है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और एक तरफ केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सत्ता में काबिज होने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे और साफ पानी, 24 घंटे पानी देने की बात कही गई थी। वो वादे केवल खोखले नजर आ रहे हैं क्योंकि जगह जगह गंदे पानी से लोग परेशान हैं और गंदा पानी पीने से पेट से जुड़ी बीमारियां भी झेल रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी बहुत गंदा आता है और गंदा पानी पीने से कई बीमारियां भी हो रही हैं, लेकिन पानी गंदा आने की वजह से पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। पानी तो आता है लेकिन बहुत गंदा आता है, उसके वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही है। पानी बदबू मारता रहता है, कम से कम ये हो गया 2-3 महीना से ऐसा हो रहा है। पानी तो आता है, सुबह 6 बजे आता है और शाम को भी 6 बजे आता है, 6-7 बजे। पानी के 2-3 महीने से गंदा पानी आ रहा है नाली का। पीने में बाहर से मंगाती हूँ, वही पानी खाना बनाती हूँ, बर्तन और सारे धो धाल। पैसे की तो दिक्कत तो हो रही है, तो अब क्या करें मैम, पीना तो पड़ेगा ना, लाना पड़ता है पानी। बीमार हो रहे सभी लोग, छोटे बड़े सभी बीमार हो रहे हैं। पेट में दर्द चालू हो जाती है, पेचिश चालू हो जाती है। हमारे घर वाले तो अभी परेशान है, अभी आज तो मैं कुछ खाए भी नहीं, पूरा दिन परेशान है। हम भी परेशान है, पेट ना आ रहा है, सारे बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार सबको, सारे बच्चों के ऐसा हो रहा है, सबको हो रहा है। हाँ, पेट की तकलीफ, पेट में दर्द हो रहा है, लैट्रिन बार हो रही है बहुत। मैडम 2-3 दिन इतना गंदा आया था कि पूछो मत, कि बदबू इतनी तेज स्मेल आ रही थी कि पूछो मत, जैसे नाली के पानी आ रहा है ऐसे थे। 4 महीने से तो ऐसे ही हो रहा है मैम। 4 महीने से इसमें एक तो पानी में स्मेल आता है बहुत ज़्यादा, पीने से ना पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब सरकार के लिए क्या कहें, कंप्लेंट करने के लिए भी तो कोई आएगा, जब भी तो कोई बोलेगा ना। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में उपाध्याय ब्लॉक में 1 महीने पहले सीवर की लाइन बिछाने के लिए गलियां खोदी गई थी। खोदी गई सड़क की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी, जबकि सीवर लाइन बिछाने का काम भी ठप पड़ा है। लोगों का कहना है कि सड़क से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी से निकलना तो दूर की बात, यहाँ से पैदल निकलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और यहाँ पर जो है जल बोर्ड ने तो त्राई मचा रखी है जनाब। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, 2 महीने हो गए यहाँ पे खोद के डाला हुआ है। सीवर लाइन डालने के लिए खोदा था, अब इसमें गंदगी भर रही है, लैट्रिन भर रही है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ये सड़क तोड़ रखी है, ये सीवर में गंदा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, आने जाने की समस्या है, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। गंदगी इतनी हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। पिछले 1.5 महीने से इस सड़क को खोद कर डाल दिया गया है और खोदने के बाद ये जो एक नाले टाइप बना दिया है गड्ढा सा, इसमें सीवर का गंदा पानी 1.5 महीने से सड़ रहा है। उसकी दुर्गंध से किस प्रकार जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है दुखदाई, वो यहाँ के निवासी ही बता सकते हैं। निकलने बढ़ने में जी हमारा मेन गेट कैसे निकले बताओ, 2 महीना हो गए, आज 2 महीना में आ जाए और देखो ये रह के दिखाओ ना ऐसे में। अवैध क्षेत्र पूरी तरह से रिहायशी क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं। इसमें पूर्वी दिल्ली के भी कई जगह शामिल हैं। इन क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यावसायिक सड़कों पर शोरूम को खोल रहे हैं, तो किसी ने फैक्ट्री की जगह को परिवर्तित कर उसे पीजी के लिए देने के मकसद से तैयार करना शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि लोगों के साथ अन्याय हुआ, कभी फैक्ट्री सील हुई तो कभी इस इलाके को मार्केट एरिया में कन्वर्ट करने की प्लानिंग फेल हुई। ऐसे में कई फैक्ट्रीज यहां से बंद हो गई हैं, तो जगह खाली होने के कारण यहां पर विकास होने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर हॉस्टल बनाने की प्लानिंग चल रही है और लोगों के पास में ही यूनिवर्सिटी भी तैयार हो रही है, तो अब लोगों को रोजगार भी मिल। इस पर मेयर ने कहा, पूर्वी दिल्ली में 900 फैक्ट्रियां सील हैं। ये वो फैक्ट्रियां हैं जिन लोगों के बवाना में प्लॉट मिल गए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में
900 फैक्ट्रियां सील हैं। ये वो फैक्ट्री हैं जिन लोगों को बवाना में प्लॉट मिल गया, जिसको हम स्टेप 1 बोलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बवाना के प्लॉट के लिए अप्लाई किया, जिनको प्लॉट नहीं मिला, उसको स्टेप 2 बोलते हैं। या स्टेप 3 में वो फैक्ट्रियाँ सील है जो कि मौके पे जाने पे वहाँ पे वो काम होते पाए गए जो कि वहाँ पे अलाउ नहीं थे, जिनको परमिशन नहीं थी। और बड़ी चिंता का विषय है कि 900 फैक्ट्रियाँ जो सील हैं ये काफ़ी 2018 से सील हैं। हम लोग चाहते हैं इन फैक्ट्रियों को खोला जाए। हम लोगों ने मॉनिटरिंग कमेटी से भी बात की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम तैयारी में लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हम निवेदन करें कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना मिसयूज चार्ज जमा करा दिया। फैक्ट्रियाँ मौके पर जाने पर बिल्कुल खाली थी, वो कोई काम नहीं चल रहा था, लेकिन उस समय सन 2018 में आनंद फानंद में इन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। हमारा मानना है इन फैक्ट्रियों को तुरंत खोला जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को नुकसान हो रहा है, जगह खाली पड़ी है और खंडर बनती जा रही है। देखिए, विश्वास नगर की जनता के साथ लगातार प्रशासनिक अन्याय हुआ है। पहले इसको लोकल कमर्शियल एरिया डिक्लेयर किया गया था, बहुत सारी फैक्ट्रियों के लाइसेंस बने थे। यहाँ पर केबल की, कॉपर की, प्लास्टिक दाने की और पैकिंग मटेरियल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चला करती थी। बाद में अचानक यहाँ पे फैक्ट्रियों को सील करके बवाना में इनको शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। सभी को प्लॉट भी नहीं दिए गए, जिनको प्लॉट दिए गए उनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर सील करने की योजना बनी। एनजीटी बाद में एक्टिव हुई। अब उसके बाद कुल मिलाकर स्वरूप ये बना कि ना तो यहाँ पर बड़े शोरूम खुल पाए, ना यहाँ ठीक से रेजिडेंशियल एरिया रह पाया, ना ये फैक्ट्री एरिया बन पाया। अब ये मिला जुला एरिया, अब थोड़ी सी उम्मीद लगाया है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी तो यहाँ पर कुछ हॉस्टल चल पाएंगे, कुछ गोदामों की जगह वापस घर बन जाएंगे और पोश कॉलोनी की तरह ये थोड़ा सा विकसित हो पाएगा और बाकी ये केवल हॉस्टल वाली इंडस्ट्री यहाँ चल पाए, इसके भरोसे है। देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में 19 अप्रैल को बाबा साहब के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वृक्षारोपण और समारोह का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त विकास आनंद, शाहदरा नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर कुमार अभिषेक, हेल्थ डायरेक्टर मुकेश कुमार, स्वामी दयानंद अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनी खेंडवाल के साथ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी मौजूद रहे और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया हमें सबको बराबर करने के लिए, उसमें से कोई चीज़ हम चुन के लाएं और जिसको हम नज़ीर प्रस्तुत करें। तो आज आपने देखा कि हमने एक थीम रखी पर्यावरण। मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A, जिसमें कि एक ड्यूटी है, सिटीजन्स ड्यूटी कहना चाहिए, कि जिसमें नागरिकों के लिए एक उनकी ड्यूटी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की। तो उसी थीम को मानते हुए आज हमने वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ पे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब से कराया और आज एक भी आपने देखा होगा किसी बुके का यूज़ नहीं हुआ है, प्लांटर्स दिए गए हैं। सन 2016 से हम बाबा साहब की जयंती स्वामी दयानंद अस्पताल में कंटिन्यू मना रहे हैं और बीच में बड़ा व्यवधान पड़ा जब कोरोना काल चला। 2 साल हम बाबा साहब की जयंती नहीं मना पाए, बल्कि लास्ट ईयर तो हमने ऑनलाइन ही सब लोगों ने जो ऑनलाइन कनेक्ट हो करके और हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। स्वामी दयानंद अस्पताल जो पूरी दिल्ली नगर निगम का बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ 2018 से बाबा साहब का जन्मदिन हर वर्ष मनाया जाता है और उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर ये कार्यक्रम मनाया गया। बड़ा खुशी की बात है कि इसमें जो है हॉस्पिटल के कर्मचारीगण बड़े ही उत्साह से इसमें सम्मिलित होते हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के डीसीपी आर सत्यम सुंदरम ने अमन चयन कमेटी और तमाम अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें डीसीपी ने अमन चयन कमेटी को धन्यवाद दिया क्योंकि पूर्वी दिल्ली के सभी त्योहारों को अच्छे से मनाया जा सके। आपको बता दें कि इसके लिए डीसीपी ने आने वाले ईद के लिए भी मीटिंग रखी और साथ ही डीसीपी ने लोगों से अपील की अच्छे से मनाए त्योहार और अगर कुछ अप्रिय घटना का अंदेशा लगता है तो पहले पुलिस को सूचना दें। काफ़ी त्योहार निकल गए हैं, शांतिपूर्वक निकल गया। उसको धन्यवाद देने के लिए हमने ये सभी को अमन कमेटी मेंबर्स को बुलाया, क्योंकि वो हर फंक्शन में हर जो पहले जो निकल गया है उसमें इनका सहयोग काफ़ी रहा है। उनको धन्यवाद करने के लिए हमने बुलाया है। इस हिसाब से जो आने वाला समय में भी जितने भी त्यौहार आएगा उसमें इनका सहयोग के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए हमने बुलाया इनको। बाकी हमने इनका जो अमन शांति रखने के लिए जो संदेश जो समाज में जो फैलाना है उसका जिम्मेदारी भी दे रखा है। इसी मीटिंग के बाद ये सारे अमन कमेटी मेंबर्स अपने अपने जो मोहल्ले में जाएंगे, अपना समाज के साथ मीटिंग करेंगे, अपने मोहल्ले का हर समाज को बुला के एक मीटिंग भी कर लेंगे। इस मीटिंग को करने का उद्देश्य लगभग सभी की जिम्मेदारी तय करना होता है
कि जब आने वाला त्यौहार हम सब खुशियां मना रहे हों तो कोई भी ऐसा व्यक्ति उसमें शामिल ना हो जाए जो उन खुशियों को ख़राब करे। जहांगीरपुरी में जो भी हुआ वहाँ हम यही समझेंगे कि क्योंकि आसपास के लोग कभी आपस में नहीं झगड़ते, कुछ बाहर के ही तत्व रहे होंगे, लेकिन जमुना पार में हमारा जो शादरा डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमने आज तक कभी कोई ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं है। यहाँ के सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर रहते हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।